सभी कोई ध्यान देंगे। सोलेनॉइड नाम का हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था क्या? बोलो यार, क्या हुआ था? फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ सोलेनॉइड वाज B इज इक्वल टू म्यू नॉट Ni बाई 2। क्या लिखेंगे आगे? cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ये एक्सप्रेशन हम लोगों ने लिखा था। उसके बाद एक फिगर भी बना हुआ आपके कॉपी के अंदर। ये जो बीच से लाइन जा रही है, दिस वाज कॉल्ड एज अ व्हाट? बताओ। दिस इज द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। एक्सिस ऑफ व्हाट जल्दी बताइए। सेंटर से दो लाइंस, हाँ या ना? ये एंगल कितना था बोलो? थीटा 1 और दूसरा था क्या? एंड हियर इज द एक्सप्रेशन। म्यू नॉट क्या है? परमिएबिलिटी। क्या है बोलो? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ व्हाट जल्दी बताइए? टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, स्टार कर रहा हूं। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। राघव हो गया आपका ठक ठक? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स मतलब कितने टर्न्स है कितने लेंथ के अंदर। याद कीजिएगा, यहाँ पे हम लोगों ने इस तरीके से टर्न्स बनाए थे। बोलो हाँ या ना? बनाए थे क्या? फिगर बना हुआ है, रेकर मत करना आप, ओके? मान लो कैपिटल N इज द नंबर ऑफ टर्न्स है। ये नंबर ऑफ क्या है जल्दी बताइए? टर्न्स। सुनिएगा सारे बच्चे, ऑफ टर्न्स। कितने टर्न्स है इसके कॉइल्स में? और L क्या है इसका? L बच्चे इसका लेंथ है। L क्या है बोलो? लेंथ है। L लेंथ है, तो L यहाँ पे लेंथ है। L इज अ लेंथ, L लेंथ है। तो नंबर ऑफ टर्न्स और लेंथ को डिवाइड कर दो तो स्मॉल एन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? स्मॉल। स्मॉल एन का मीनिंग एक्चुअली नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है। आई क्या है आपके लिए? करंट है। आई क्या है बोलो? करंट है। और थीटा 1 थीटा 2 आपको नजर आ ही रहा है, क्या है दे रखा है, ठीक है? मैंने इसी में एक रिजल्ट बताया था, दैट सोलेनॉइड वाज कॉल्ड एज अ इनफाइनाइट सोलेनॉइड। याद आया? कौन सोलेनॉइड बोलो? इफ इट है इनफाइनाइट सोलेनॉइड तो ये लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा, तो थीटा 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो? 0 डिग्री। याद आया? और थीटा 2 कितना हो जाएगा? ये भी करवाया था, तो कितना आ जाएगा बोलो? P बराबर म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस ऑफ माइनस कॉस ऑफ कॉस 0 का वैल्यू, कॉस 0 का वैल्यू कॉस 180 माइनस माइनस, तो म्यू नॉट एन आई बाई क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2। गया क्या? तो B का वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो? म्यू नॉट एन आई। इज द कंसेप्ट इज क्लियर? तो B का वैल्यू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट एन आई, इनफाइनाइट सोलेनॉइड। अब यहाँ पे एक चीज और देखो, इनफाइनाइट सोलेनॉइड किसको कहते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। जहां पे रेडियस का वैल्यू बहुत छोटा होगा, किसके कंपेयर में? इनफाइनाइट का मतलब कहीं इनफाइनाइट लेंथ से नहीं है। इनफाइनाइट का मतलब है लेंथ का वैल्यू रेडियस से बहुत बड़ा है। रेडियस मींस व्हाट? आर। एल इज व्हाट? लेंथ। ये डिस्कस किया हुआ था, इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट लिखा। अब एक बात सोचो, हमको पता करना है केस 2, ये मान के चलो पहला था। सेकेंड, सेकेंड ये कि मैग्नेटिक फील्ड बी एट वन एंड ऑफ सोलेनॉइड। एक सोलेनॉइड के एंड पे बी का वैल्यू क्या होता है? एंड मतलब यह। चलो थोड़ा समझते हैं इस बात को। मैंने एक ओवरऑल एक सिलिंड्रिकल सोलेनॉइड बनाया और यहाँ पे उसके एक्सिस को आप ड्रॉ कर दो। ड्रॉ कर दिया।
अब सुनिएगा, सोलेनॉइड जनरली इनफाइनाइट ही माना जाता है क्योंकि उसका रेडियस बहुत कम होगा लेंथ से। तो ये इसका लेंथ है और ये इसका रेडियस। आप एंड पे गए, आपको दोनों एंगल्स लेने हैं। मैंने क्या किया एंगल बनाने के लिए, इस पॉइंट से दो लाइंस बनाई हैं। बोलो हाँ या ना? उसी तरीके से यहां एक लाइन ड्रॉ कीजिए पहले वाले एंड पे, ठीक है? इसको फर्स्ट एंड मानो, फर्स्ट एंड पे बनाया आप, ठीक है? और इसको सेकेंड एंड मानो, सेकेंड एंड पे भी तो एक लाइन जा रही है ना, तो लाइन बना दो। बनाया क्या? अब आपको एंगल एक ही साइड से लेना होता है, एक ही साइड। देखो दोनों हम लोगों ने राइट साइड से एंगल लिया, तो बच्चे जब राइट साइड से एंगल लोगे तो ये एंगल हो जाएगा पहला, बोलो एंड दिस एंगल इज व्हाट, जल्दी बोलो, थीटा वन। बोलो हाँ या ना? वन से जो बना वो थीटा वन। और दूसरा वाला एंगल कितना है बोलो, बोलो कितना हो रहा है? बट ये केस हमेशा दिमाग में रखना कि सोलेनॉइड में केसेस के डेफिनेशन में ही देख लेना, इट इज क्लियरली रिटन दैट कि आर का वैल्यू बहुत कम होगा एल से, मतलब लेंथ तो बहुत बड़ा है ही, श्योर है इस बात का। अब ये ले लिया आपने थीटा वन, थीटा वन ले लिया, तो बताओ थीटा वन कितना नजर आ रहा है आपको? क्लियर नजर आ रहा है? थीटा वन ऐसे बन रहा है क्या? दिस थीटा वन एक्चुअली, हाँ या ना? तो कितने डिग्री के बराबर है? बहुत अच्छा। और थीटा टू क्या लग रहा है? ये लाइन बहुत दूर तक जाएगी क्योंकि आर का वैल्यू बहुत छोटा है एल से, तो लगभग ये लाइन के बारे में अगर बोला जाए तो बच्चे ये है। और अगर ये एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड है तो ये लाइन कुछ इस तरीके से चिपकते हुए जाएगी, बोलो हाँ या ना? जाएगी। तो अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू का वैल्यू, ये थीटा का वैल्यू लगभग 180 डिग्री, बोलो हाँ या ना? थीटा का लगभग वैल्यू कितने डिग्री के बराबर? 180। मैं एग्जैक्ट नहीं कह रहा, 1-2 डिग्री इधर उधर मान लो, क्योंकि आर बहुत छोटा है और एल थोड़ा ही बड़ा करोगे ये लाइन सटने लगेगा इसमें आके, सटेगा तो थीटा टू का वैल्यू कितना हो जाएगा? 180। आया समझ में? अगर आप इनफाइनाइट सोलेनॉइड लेते हैं तो थीटा वन का वैल्यू 0 था और थीटा टू का वैल्यू 180। पर अगर आप एक एंड पे चले गए तो एक का वैल्यू कितने डिग्री के बराबर? 90, और एक वैल्यू, तो क्या वैल्यू हो जाएगा? बी का वैल्यू बोलिए सभी को। बी का फॉर्मूला क्या कह रहा है? म्यू नॉट एन आई बाई टू, क्या हो जाएगा बोलो? म्यू नॉट एन आई बाई टू इंटू कॉस कितना डिग्री? 90 डिग्री, माइनस कॉस ऑफ, कॉस 90 का वैल्यू, वेरी गुड, कॉस 90 का वैल्यू कॉस 180, माइनस वन, माइनस माइनस प्लस, तो म्यू नॉट एन आई बाई टू इंटू प्लस वन हो जाएगा क्या? तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो? एक्चुअली म्यू नॉट एन आई बाय टू। क्या मैं कह सकता हूं इसका वैल्यू अपने सेंटर पॉइंट से अगर आप एंड पे जा जाओ, चले जाओ, इसका वैल्यू 50% डाउन हो जाता है, क्योंकि इनफाइनाइट सेलेनाइट का वैल्यू कितना है बोलो? म्यू नॉट एन आई, और वो कितना है बोलो? म्यू नॉट एन आई बाई टू, जो कि एक्चुअल वैल्यू का 50% है क्या? मतलब आप अगर सोलेनॉइड के एक्सिस के अलोंग चल रहे हैं और चलते चलते जैसे आप एंड पॉइंट पे पहुंचेंगे, एकाएक मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉप डाउन होगा 50%, ठीक है? और आगे अगर आप बढ़ते जाओ तो सोच के बताओ, अगर हम आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन से आप दूर जा रहे हो ना, और किसी भी फील्ड से भैया आप दूर जाओगे, किसी भी सोर्स से आप दूर चले जाओ, आप इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर चले जाओ, आप मैग्नेटिक फील्ड से दूर चले जाओ, क्या वैल्यू बढ़ जाएगा क्या? हमेशा से ही घटेगा। चुंबक से दूर लेके चले जाओ कॉइन को, सपना चिपकना बंद हो जाएगा। 11,000 वोल्ट का वायर, वहां से आप बहुत दूर खड़े रहो, क्यों शॉक लगेगा आपको? बात समझ में आई ना? तो इस कारण से डिस्टेंस बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड घटता है, बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड इंटरनल एक्सिस पे म्यू नॉट एन आई होता है, बट जैसे आप एंड पॉइंट पे जाते हैं उसका 50% ड्रॉप डाउन होता है। बट एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्मॉल एन का वैल्यू जानना। स्मॉल एन ज्यादातर आप इंटरप्रेट कर लेते हैं नंबर ऑफ टर्न्स है, बट वो नंबर ऑफ टर्न्स नहीं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। अगर इसमें जो घुमा हुआ वायर है उसमें टर्न्स अगर n है और इसका लेंथ कितना है l, तो नंबर ऑफ टर्न्स और अपॉन लेंथ को आप डिवाइड कर दो तो स्मॉल n का डेटा आ जाता है। समझ में आ गई बात है? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? तो ये हम लोगों ने एक्चुअली जो आपका सिलेबस है वो इनफाइनाइट सोलेनॉइड का ही है।
बट अगर आपको फाइनाइट सोलेनॉइड का केस पढ़ना है तो यहाँ से शुरू करना पड़ेगा। ऐसे समझे, फाइनाइट से इनफाइनाइट आप ऐसे आ जाओगे। मैंने बताया भी था ये वाला रिजल्ट जो है वो किससे आता है, बीएसएल से आता है, बायोट-सावर्ट्स लॉ से। और एम्पियर सर्किटल लॉ से ये रिजल्ट आ जाता है डायरेक्टली, वो भी हम देखेंगे। पहले ये समझ में आ गया सभी को? तो क्या किया हम लोगों ने, ये सारी जानकारी इकट्ठी करी और सोलेनॉइड के लिए ग्राफ बनाने का सोचा। चलो भाई कि हम सोलेनॉइड का ग्राफ बना ले थोड़ा सा। तो ये रहा आपका मैग्नेटिक फील्ड और ये रहा डिस्टेंस, और इन दोनों का ग्राफ बनाने के लिए आप आगे बढ़े और सोचा कि चलो ग्राफ बनाते हैं। मैं पूछ रहा हूं अंदर कितना वैल्यू होता है मैग्नेटिक फील्ड का? द वैल्यू इज म्यू नॉट एन, इट इज म्यू नॉट एन आई। और एकाएक एंड पॉइंट पे जाने पे वो वैल्यू ड्रॉप डाउन होगी, कितने पे चला है, 50%। मतलब बेसिकली द मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली ड्रॉप डाउन जब कभी वो पे आप पहुंचो, और कितने परसेंट से गिर जाएगा। तो अगर मैं एंड बना लूं ऐसे करके, ध्यान देंगे सारे बच्चे, एंड बना लूं, चलो मैं तुमको समझाता हूँ कुछ। ये लेंथ है, ये सेंटर पॉइंट है, तो अगर हम इस साइड चले गए तो मेरी लेंथ कितना हो जाएगा बोलो, L/2। इधर आ गए तो भी L/2। तो अगर इसको हम ऑरिजिन मान ले तो इसको हम लोग लिख सकते हैं L/2, 0, हाँ या ना। जबकि इधर आ गए इसको मैं 0, 0 मान लेता हूँ, तो इधर क्या हो जाएगा बोलो, माइनस और प्लस, माइनस L। क्या फील कर पा रहे हो बात को? मैंने सेंटर पॉइंट को ऑरिजिन माना तो राइट साइड को हम प्लस लेंगे और लेफ्ट साइड को, तो मैंने यहाँ पे कंसीडर किया 0, 0। और राइट साइड अगर आप जाते हैं तो L/2, बोलो हाँ या ना, क्या हो जाएगा बोलो, L/2। और कॉमा क्या हो जाएगा, 0। और लेफ्ट हो जाएगा, सेंटर पे कितना वैल्यू होगा बोलो, सेंटर से एक्सिस पे म्यू नॉट है ना, दैट वैल्यू इज स्टैग्नेटेड, ध्यान रखिएगा। द मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू अक्रॉस ऑल द सॉरी, और एट अक्रॉस ऑल द पॉइंट्स और ऑन द पॉइंट्स इनसाइड द सोलेनॉइड इज सेम, म्यू नॉट एन आई होगा। रादर केवल और केवल एक जगह जैसे एंड पॉइंट पे पहुंचते हैं 50% ड्रॉप डाउन होता है वैल्यू, तो 50% आप ड्रॉप करोगे वैल्यू। तो यहां पर आप गए तो यहां से लेके एंड पॉइंट से एंड पॉइंट तक आपका सोलेनॉइड का वैल्यू एकदम सेम रहा। बट जैसे आप यहां गए बस आपका वैल्यू दोनों साइड से ड्रॉप, क्या हुआ, ड्रॉप हुआ। कहां ड्रॉप हुआ, एंड पे ड्रॉप हुआ। तो ये तो एंड भी है, ये एंड को ही बता रहा है बोलो फिगर के अनुसार। और यहाँ पे वैल्यू कितना था सेंटर पे बोलो सभी को, द वैल्यू वाज म्यू नॉट एन आई, एंड दैट वैल्यू ड्रॉप डाउन टू कितने पे चला है बताओ, म्यू नॉट एन आई। वहां पे जो बच्चा वैल्यू आया वो कितना है बोलो, म्यू नॉट एन आई। और ये ड्रॉप हो जाता है, फिर ये फर्दर करके ड्रॉप होके इनवर्स का रिलेशन ले लेता है। किसका रिलेशन ले लेता है, इसको। कैसा रिलेशन लेता है बोलो, इनवर्स का रिलेशन क्यों लेगा, अरे भाई आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, यू आर कमिंग आउट फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। तो किसी भी फील्ड से आप बाहर निकल रहे तो आप एक्सपेक्ट कैसे करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा या इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। नथिंग दैट कि ये आगे बढ़ चुका है, तो अब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। नहीं करेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो इनवर्स का ग्राफ ले, ठीक है। तो ये हुआ ड्रॉप हो जाता। तो ये इनसाइड का सिनेरियो एंड पॉइंट पे है। तो ये वाला कौन सा है बताओ, इनसाइड वाला है। और ये कौन सा पॉइंट है जल्दी बताइए, इज द एंड पॉइंट। कौन सा पॉइंट है जल्दी बताओ। अब एंड पॉइंट पे बताओ ये ग्राफ का नेचर बदल रहा है, ग्राफ का नेचर क्या हो रहा है, बदल रहा है, ड्रॉप किया, अब इन्वर्स हो रहा है। इस पॉइंट के लिए एक स्पेशल नेम दिया था, याद करो। जहां पे ग्राफ अपना नेचर बदलता है उसको क्या कहते हैं, इनफ्लेक्शन पॉइंट। कौन सा पॉइंट कहते हैं, इनफ्लेक्शन पॉइंट। बताया था बोलो, कुछ दिन पहले भी आया था। कौन सा पॉइंट कहला रहा था। क्या सभी को सोलेनॉइड का ओवरऑल सिनेरियो समझ में आया या नहीं आया, बोलो यार। इज द कंसेप्ट इज क्लियर, दिस इज अबाउट द सोलेनॉइड और ये सोलेनॉइड के ग्राफ, ग्राफ और उसका रिजल्ट समझ में आ गया। सारे बच्चे बोलेंगे इनसाइड में वैल्यू कितना हो जाता है बताओ सोलेनॉइड का, म्यू नॉट एन आई। और एंड में कितना हो जाता है, म्यू नॉट एन आई बाई टू। और आपको कोई जनरल पॉइंट दे दे तो कैसे करेंगे, म्यू नॉट एन आई बाई टू कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा। एंगल इज टेकन फ्रॉम एक्सिस, किससे लेते हैं एंगल, एक्सिस। सेम ऑर्डर में, अपोजिट ऑर्डर में, सेम, फ्रॉम द सेम साइड। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
थीटा 1 थीटा 2 कैलकुलेट थीटा 2 इधर से ले लिया। आप नहीं ले सकते ना, गलतियां हो जाएंगी आपसे। सेम ऑर्डर एक सीक्वेंस से लेना, और मैं हमेशा रिकमेंड करेंगे और राइट साइड से एंटी क्लॉकवाइज घुमा के लो। बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंगल का कंसीडरेशन, क्योंकि आप डील कर रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी से, और एक भी डायरेक्शन गलती होने का मतलब सवाल पूर्णतः गलत होना। अगर आप आंसर निकाल के भी चले आए तो आपको रिजल्ट में कैसे रिजल्ट आएंगे? मान के चलो किसी सवाल का आंसर 20 टेस्ला के बराबर है, द आंसर इज 20 टेस्ला, बट यू लुक ऑन द ऑप्शंस, 20 टेस्ला आई कैप, 20 टेस्ला माइनस आई कैप, 20 टेस्ला जे कैप, 20 टेस्ला माइनस जे कैप, सब कुछ करने के बाद बीसी नजर आ रहा है सारे ऑप्शंस। और तो प्रॉब्लम जे और आई में है ना, इसलिए डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट जब कभी कंसिडर करें। जो चीज हो गया उसको छोड़ दीजिएगा, जो चीज नहीं की है वो कॉपी कर लीजिएगा, आपकी चॉइसेस। जो रिजल्ट हो गया है उसको छोड़ दीजिएगा, और आपके पास जो फिगर बना है वहां पे L/2 ये कर लो, एक्स्ट्रा नहीं करना है आपको। एक्स्ट्रा पेन लगे, नेक्स्ट ठीक है पेन एक्स्ट्रा, है ना?
हो गया सभी का? कंप्लीट? गिव द टॉपिक टोरॉइड. टोरॉइड लिखिएगा. डेफिनेशन लिखिएगा. टोरॉइड इज कंसिडर्ड एज toroid is considered as ring solenoid. Toroid is considered as ring solenoid. Toroid is considered as ring solenoid or endless solenoid. और endless solenoid. Toroid और endless solenoid. लिखिए. ठीक है. अब इसके ऊपर क्या है? वायर की वुंडिंग रहती है ऐसे करके. एक सोलेनॉइड को बस आप टर्न कर दो. दैट इज कंसिडर्ड एज, बहुत जल्दी बताइए, टोरॉइड. हालांकि इनका फंक्शंस थोड़ा डिफर कर जाता है, बट बाद बाकी एक ही चीज है. अब इसमें एक चीज ध्यान देना कि ये मान के चलो इसका सेंटर पॉइंट है और इस सेंटर पॉइंट से इसका मान के चलो इंटरनल रेडियस कुछ दे रखा है. दैट इज द R1. R1 इज द इंटरनल रेडियस. एक रेडियस और बाहर की तरफ जाएगा, इज द R2. ओके. और एक रेडियस और आएगा जो बीच में आएगा यहाँ पे, तो मैं कहूंगा R. क्या कहूंगा इसको? R. एक बाहर वाला रेडियस R2, अंदर वाला R1, बीच वाला क्या हो जाएगा? तो R इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो मीन हो जाएगा R1 प्लस R2. दिस इज कॉल्ड एज अ मीन रेडियस. कौन सा रेडियस कहलाता है? ये अब क्या है, बात को अच्छे से समझेंगे कि मुझे पता करना है कि ये सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड का क्या वैल्यू है. अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा कि जैसे हम लोगों ने कहा था, ये इसके बीचों बीच एक एक्सेस ड्रॉ होगा. बीचों बीच क्या होगा जल्दी बताइए? एक एक्सेस होगा. इसको मैं ऐसे करके बना दूंगा, फिर डैश लाइन कर दो. ओके. और दिस इज बेसिकली द एक्सिस ऑफ टोरॉइड. एक्सिस ऑफ क्या चीज? टोरॉइड. और एक्सिस ऑफ टोरॉइड का जो सेंटर से डिस्टेंस होता है वो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 बाई 2 के बराबर. राइट. ठीक है.
अब थोड़ा-सा चीज़ों को समझो। अगर आपने अंदर एक पॉइंट लिया, यहाँ पे पॉइंट लिया, यहाँ पॉइंट्स को अच्छे से पकड़िएगा। यहाँ पे एक पॉइंट लिया, इसको पॉइंट नंबर 1 बोल देते और एक पॉइंट बाहर ले लिया और एक पॉइंट बीच में ले लिया। पॉइंट इज़ 3। तो 1 और 2 को हम पहले निकालेंगे। 1 कौन-सा पॉइंट है? इंटरनल पॉइंट है और 2 कौन-सा पॉइंट है? एक्सटर्नल पॉइंट। तो पॉइंट नंबर 1 पे हम मैग्नेटिक फील्ड को अगर कैलकुलेट करें, तो कितना वैल्यू आता है? समझेंगे इस बात। ये दोनों याद रखिएगा, ये दोनों फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के सारे एग्जामिनेशन में आता है। बार-बार आएगा, अगले चैप्टर में भी आएगा, ठीक है? इसको डिटेल से समझना एक चीज को यहाँ। तो अगर मुझे इंटरनल पॉइंट 1 पे आना है, पॉइंट 1 पे, अगर हम पॉइंट 1 पे आते हैं, थोड़ा समझिएगा ये डिस्क्रिप्शन। पॉइंट 1 पे अगर आप आते हो, पॉइंट 1 आई होप सो नजर आ रहा है सभी को, ये। और इसमें मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है? मैग्नेटिक। पी का वैल्यू मुझे डिटरमिन करना है। पी क्लियरली कहता है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ वीडीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन ऑफ आई एन। हाँ या ना? वाज द एसीएल स्टेटमेंट। हाँ। अब अगर जब अंदर आ जाते हो आप, तो सोचो तो सही, क्या हो रहा होगा? इसमें करंट एंटर कर रहा होगा एक साइड से और ये घूमता हुआ करंट 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 जलेबी की तरह किधर निकल जाएगा? हो जाएगा। तो करंट इज थ्रेडिंग इन इट। करंट ऐसे करके आया और बाहर निकल गया। लगातार करंट ऐसे करके फ्लो किया। समझ में आया ना? पीछे से करंट एंटर किया, आगे बढ़ा। तो करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है। द करंट इज फ्लोइंग इन द कॉइल और फिर फाइनली वो एग्जिट करके किधर आ रहा है बोलो? यहाँ एग्जिट करके किधर आ रहा है? बाहर की तरफ। आ गया बाहर। तो करंट किधर आ रहा है? जल्दी बताओ। बाहर की तरफ आ रहा है। अब जब करंट आ रहा है तो एक बात बताओ, इट वाज क्लियरली इंडिकेटेड कि मुझे वो करंट को कंसीडर करना है जो इनक्लोज सरफेस के अंदर आता है। अब थोड़ा सा वन पॉइंट के बारे में जिक्र कर लो। अगर वन पॉइंट से मैं एक इनक्लोज सरफेस अंदर की तरफ बनाता हूं, तो उसके अंदर क्या कोई करंट एग्जिस्ट करेगा क्या? उसके बाद करंट स्टार्ट हुआ है ना। तुम एक इनक्लोज सरफेस बनाते हो, मैं बना के डायग्राम को गंदा नहीं करना चाह रहा। देखो, अगर आप इनक्लोज सरफेस बनाते हो तो बताओ ये इनक्लोज सरफेस पूरा क्लोज होगा ऐसे करके? बताओ इसके अंदर कोई करंट आ रहा है क्या? बाहर करंट। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा है, समेशन आई इन का वैल्यू कितना हो जा रहा है? तो दिस इंप्लाइज कि मैग्नेटिक फील्ड इंटरनल पॉइंट पे कितना वैल्यू दे रहा है? ठीक है। अंदर में वैल्यू 0 है, मतलब सीधी बात है, बी का वैल्यू 0 और अच्छे से लिखो, इनसाइड पॉइंट पे वैल्यू का वैल्यू 0 और अगर इंडिकेट करना है फिगर में तो B1 का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर, क्योंकि 1 पॉइंट को हम लोगों ने इनसाइड पॉइंट ही कंसीडर किया है। कोई दिक्कत? चलो, अब आते थोड़ा सा पॉइंट नंबर 2 के बारे में बात कर लेते हैं। 2 पॉइंट कहां दिख रहा है बोलो? पॉइंट 2 कहां नजर आ रहा है आपको? आउटसाइड नजर आ रहा है भैया। अब आउटसाइड पॉइंट के बारे में डिस्क्रिप्शन सुनना, अलग अलग किताबों में अलग अलग दे रखा है, बट मैं तुमको सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन। अगर आप पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं, तो पॉइंट नंबर 2 के लिए आपको 3 कंसेक्यूटिव टर्न्स को कंसीडर करना पड़ेगा सबसे पहले। मतलब 1 2 3 टर्न लेना पड़ेगा, 1 2 3 3 टर्न लेना पड़ेगा। जब इन 3 टर्न्स के लिए आप थोड़ा नीचे करो, एक, और ये सोलेनॉइड का कॉइल है ऐसे करके मान, ठीक है? पॉइंट नंबर 2 पे आप आए। द करंट इज कंटिन्यूअसली थ्रेडिंग इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस और मुझे पॉइंट नंबर 2 जो कि आउटसाइड पॉइंट है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैं आपको थ्री डायमेंशनली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्चुअली ये फिगर एक मोटा सा पाइप है, इसके अंदर कॉयल ऐसा मानो कि बोर्ड के पीछे और आगे की तरफ ऐसे करके बांधा हुआ। उसके कारण जब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है, तो उसकी डायरेक्शंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। मान के चलो ये वाला कॉयल ए है, ये बी है और ये सी। इसके कारण मुझे पॉइंट नंबर 2 पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। जब मैं ऐसा करने जाता हूँ तो मुझे कुछ कुछ डायरेक्शंस आते हैं। डायरेक्शंस कैसे आते हैं ध्यान रखिएगा। मान के चलो ए के कारण ये आया और बी के कारण कुछ आया और सी के कारण कुछ आया, तो मैं डायरेक्शंस के साथ मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूं। तो आउटसाइड पॉइंट पे अगर आप 3 पॉइंट्स लेके अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, तो वो इक्वल मैग्नीट्यूड का एक कोप्लेनर वेक्टर क्रिएट होगा। और अगर इक्वल मैग्नीट्यूड का कोप्लेनर वेक्टर क्रिएट होता है,
तो सबके बीच में कितने का एंगल आप एक्सपेक्ट करते हैं? बोलो। एंगल 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 इज 120 डिग्रीज। बोलो हाँ या ना। तो बताओ इक्वल मैग्नीट्यूड का अगर तीनों का तीनों वेक्टर्स है और तीनों के बीच में 120 डिग्री का एंगल है, तो बताओ सीधी बात है, क्लियरली आपको बताया है द कोप्लेनर वेक्टर्स जिनके सेम है और वो एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सेम है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0, सीधे कंपनसेट हो जाता है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो बी नेट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 0। बी आउटसाइड या पॉइंट नंबर 2 पे वैल्यू कितना आएगा? 0, क्योंकि ये इक्वल कोप्लेनर वेक्टर्स है। क्या बोलोगे? जल्दी बोलो यहाँ से। कोप्लेनर वेक्टर। और कोप्लेनर वेक्टर एक दूसरे को काउंटरैक्ट करके कैंसिल आउट कर, एकदम ठीक आउटसाइड पॉइंट पे वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। अब ले देखिए कौन सा पॉइंट बच गया यार। यहाँ तो खत्म ही हो गया, ये भी हो गया, अब कौन सा पॉइंट बचा? अब पॉइंट 3 पे आ जाते हैं। तो पॉइंट 3 के लिए हमको लगाना पड़ेगा एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या स्टेटमेंट है एम्पियर सर्किटल लॉ का? एसीएल लगाएंगे हम लोग। क्या है बोलो? इन क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई इनक्लोज्ड। बोलो हाँ या ना। यही बताया था ना। अब बीडीएल यहाँ पे कैसे लेना है? बीडीएल मैं इसके लिए थर्ड पॉइंट का एक्सिस बनाऊं। ये एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ सोलेनोइड। फिगर से आपको रिलेट करेंगे। सॉरी सोलेनोइड नहीं, टोरॉइड ना। एक्सिस, ये एक्सिस वाला ओमिट करो थोड़ा। कर दिया। अब यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को सीक्वेंस को पकड़ना है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कुछ इस तरीके से चलेगा। सही बात है भैया। और साथ ही साथ डीएल डायरेक्शन उधर ही होता है जिधर मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो डीएल को भी आप सेम डायरेक्शन में डालेंगे। ओके, डीएल को भी आप सेम डायरेक्शन में डालेंगे प्रियांशु। ठीक है। तो बी और डीएल के बीच में कितने का एंगल है एज यूजुअल? 0 डिग्री। क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से? बी डीएल के बीच में कितने का एंगल? 0। तो इन क्लोज इंटीग्रेशन बी डीएल कॉस ऑफ कितना? 0 डिग्री। म्यू नॉट समेशन आई इनक्लोज्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आई इनक्लोज देखोगे तो यहाँ पे देखो क्या आता है, मैं बताता हूँ आपको। दैट कम्स टू बी, मैं लिखूंगा n इंटू आई। n इंटू क्या लिखेंगे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ n इंटू? n is the number of turns and each turn carries the current I. The total current is each turn carry current क्या जल्दी बताइए? I total current कितना हो जाएगा? समझ में आया ऐसे? तो क्या बोले जल्दी बोलो यहाँ से? n क्या जल्दी बोलो, यहाँ पे क्लियर लिखा है n is the number of turns। n is the number of turns। अच्छा पीछे लिखवाया था ना। and I is current in each turn, in each turn। तो टोटल करंट कितना हो जाएगा बोलो? समीशन आई इनक्लोज का वैल्यू कितना हो जाएगा? n इंटू जाएगा, ये एक्चुअली आ जाएगा n इंटू। इसको इधर लेके आए तो बोलो b dl cos 0 का वैल्यू 1, cos 0 को 1 लिखिए। dl का इंटीग्रेशन करेंगे आप, म्यू नॉट क्या आ जाएगा? n i। बोलो हाँ या ना। अब dl का इंटीग्रेशन, dl भैया ये dl तुम छोटा सा हिस्सा लेते हो, इसको इंटीग्रेट करोगे तो पूरा का पूरा क्या फॉर्म होगा? सर्कल। सर्कल का क्या होगा बताओ? लेंथ 2 पाई आर हो जाएगा क्या? वेरी गुड। क्या हो जाएगा बोलो? 2 पाई आर। तो b इंटू क्या आ जाएगा? 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू। तो b का वैल्यू आप क्या लिखना पसंद करेंगे? म्यू नॉट n बाई 2 पाई आर इंटू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्न्स बाय लेंथ, एंड लेंथ इज व्हाट? 2 पाई आर। तो कितना वैल्यू आ जाएगा बोलो? म्यू नॉट n बाई 2 पाई आर इज स्मॉल n। n बाई 2 पाई आर इज स्मॉल n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n बाई, याद है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और लेंथ तो यहाँ 2 पाई आर के बराबर है और यहाँ पे ये आ जाएगा। तो बताओ क्या हो जाएगा? म्यू नॉट n बाई इंटू क्या हो जाएगा? आई। ये तो रिजल्ट उतना ही आया जितना पीछे आ रहा था। बोलो हाँ या ना। बट वहां लेंथ स्ट्रेट था, यहाँ लेंथ 2 पाई आर है। और ध्यान देने वाली बात, यहाँ पे जो आर निकालेंगे कई सवालों में दे रखा है, वो आर क्या है? मीन रेडियस है, जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस के मीन के बराबर हो। तो कई क्वेश्चन में आपको रेडियस इंटरनल और एक्सटर्नल मेंशन करके देगा और बोलेगा तब कैलकुलेट करके लाइए, गलती मत कीजिएगा वहां।
इज द कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन? आया सबको समझ में? तो ध्यान रखेंगे आर का वैल्यू यहाँ पे R1 प्लस R2 बाय क्या हो जाएगा? तो क्या टोरॉइड क्लियर है क्या? तो सोलेनॉइड, और ये क्या जले होते हैं? टोरॉइड। टोरॉइड को ही रिंग सोलेनॉइड कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं? एंडलेस सोलेनॉइड। ए सोलेनॉइड विथ नेवर एंडिंग, मतलब उसका एंड है ही नहीं, सर्कुलर लूप की तरह है। क्या क्लियर है यहाँ से? चलिए कर लीजिए को। कब तक एग्जाम है? 28 लास्ट है? तो कब हुआ था? फ्राइडे को?
हो गया? एक छोटा सा टॉपिक छूट गया था, पैरेलल करंट वायर वाला, ठीक ना? बस एक डेफिनेशन, ये हो गया सभी का? सोलेनॉइड एंड टोरॉइड इज क्लियर। एक उसके बाद आपके पास एक आता है डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, वो एक छोटा सा टॉपिक है, इसको कर लेंगे कंप्लीट। हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन, याद रखना। डायग्राम, फिगर्स, यूजेस, जितने भी बता रहा हूँ, इज आर ऑल इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एग्जामिनेशंस। बोर्ड्स में भी आता है, सारे पेपर्स में आता है, बट एज इट इज कंसेप्ट बना के जाएंगे। ऐसे नहीं कि रट्टा मार लिया म्यू नॉट एन आई दोनों का होता है, गड़बड़ा जाओगे ऐसे में। एन का मतलब डिफर है, एन बाई टू पाई आर है, वहाँ एन बाई एल है। यहाँ पे आर में भी दो चीजें, आर वन प्लस आर टू बाई टू, यही सिर्फ गलती करेंगे आप, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। ओके, इंपॉर्टेंट। वो लॉजिक समझ में आ गया था क्यों आउट जीरो है मेरे यहाँ से, कोप्लानर वेक्टर्स के कारण। हो गया सभी का कॉपी? नहीं हुआ अभी तक? लिखिएगा डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, ठीक है? 1 एम्पियर क्या होता है? आप लोगों ने एक एक्सप्रेशन लिखा था करंट का, चलो, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, चलिए देखिए यहाँ से, देखिएगा पी का वैल्यू कितना निकाला था हम लोगों ने, याद करो। चलिए फोर्स बाय लेंथ एक निकाला था एक्सप्रेशन, क्या था बोलो? म्यू नॉट आई वन आई टू बाय, आ गया? तो एफ बराबर हम लोग लिखेंगे म्यू नॉट आई वन आई टू इंटू एल बाई टू पाई आर, लिख सकते हैं क्या? अग्री कर रहे हो? तो हम लोग लिखेंगे क्या, अब डेफिनेशन कैसे बनता है? अगर मैं सब कुछ का वैल्यू वन पुट करना चालू करूं, ये आई वन था, ये क्या था? आई टू। सेम डायरेक्शन तो अट्रैक्शन होगा क्या? तो आई वन का वैल्यू भी आप लिखो और आई टू का वैल्यू भी लिखो, 1 एम्पियर के बराबर, कितने के बराबर? लेंथ का वैल्यू 1 मीटर लिख दो। आर डिस्टेंस था, आर क्या था? डिस्टेंस। और एल क्या था? आर का वैल्यू में लिखो 1 मीटर, कितना मीटर? 1 मीटर। अब लिखो ये चीज, तो एफ का वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो? म्यू नॉट इंटू वन बाय इंटू वन, लिख दिया सब कुछ वन। तो एफ का वैल्यू कितना आ गया बोलो? म्यू नॉट इंटू वन बाई टू पाई, हुआ क्या? म्यू नॉट का वैल्यू कितना होगा बोलो? कितना कैंसिल आउट हो गया जाएगा? टू। तो 2 × 10⁻⁻⁷ कितना न्यूटन आ जाएगा बोलो? 2 × 10⁻⁻⁷ न्यूटन। तो डेफिनेशन कैसे से जनरेट होता है?
इट विल गोइंग टू जनरेट द डेफिनेशन, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इससे डेफिनेशन निकल के आएगा। हाउ? सुनिएगा सभी को, मैं कहूंगा क्या, अगर दो वायर 1 मीटर डिस्टेंस पे रखे, कितने मीटर डिस्टेंस पे रखे हैं? 1, और उनका लेंथ पे कितने मीटर का है? 1 मीटर। तो अगर उनमें लग रहे फोर्स का वैल्यू 2 × 10⁻⁻⁷ है, क्या बोला? अगर दो वायर है जिनका लेंथ कितने मीटर का? 1 मीटर, और डिस्टेंस कितने का? 1 मीटर का, और लेंथ कितने का? 1 मीटर का, और उन दोनों वायर्स के बीच में लग रहा फोर्स कितने का है? बोलो। 2 × 10⁻⁷ इट मे बी अट्रैक्शन, इट मे बी रिपल्सन, डजंट मैटर व्हाट। उससे ज्यादा अच्छा आप लिख लो, अट्रैक्शन रिपल्सन की जगह इंटरेक्शन फोर्स लिख लो, इंटरेक्शन में दोनों में आ जाएगा। तो कहेंगे उस दौरान उससे फ्लो कर रहे करंट का वैल्यू कितने एम्पियर के बराबर है। ठीक है, तो समझ में आया कैसे लिखा डेफिनेशन? इसको डिफाइन कैसे करेंगे, लिखेंगे व्हेन, लिखो सारे बच्चे पहले लिखो फिर कॉपी करें। व्हेन टू वायर्स आर हेड एट अ डिस्टेंस ऑफ, लिखो एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर having length of 1 meter and force of interaction between them is equal to, कितना है बोलो? 2 × 10⁻⁻⁷ then 2 × 10⁻⁻⁷ then the current flowing through it is called as 1 एम्पियर। ये डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर एग्जामिनेशन में पूछता है के लिए। समझ में आ गया मीनिंग क्या होगा? ये भी कॉपी कर लो प्लीज, और ये लिख लो, ये करने के बाद ये कॉपी कर लीजिए एक्सप्रेशन। हो गया था क्या?
एक बार ये डेटा पूछा भी है आपसे, दैट इज द डेटा, गोइंग टू 10 पावर ऑफ -7 न्यूटन। ओके, नाउ गिव द टॉपिक। हो गया, गिव द टॉपिक मैग्नेटिक मोमेंट, स्टार लगाना बहुत इंपॉर्टेंट। मैग्नेटिक मोमेंट, नहीं हुआ? राइट डाउन इट, मैग्नेटिक मोमेंट, म्यूएल वेक्टर। लिखेगा, it is defined as it is defined as the product of it is defined as the product of current flowing through current flowing through it is defined as product of current flowing through a circular loop, current flowing through a circular loop multiplied to its multiplied to its multiplied to its cross section area, multiplied to its cross section area, multiplied to its cross section area, multiplied to its cross section area। ठीक है, आओ पहले कुछ कुछ समझते हैं। म्यूएल बराबर होगा आई इंटू ए, आई इंटू क्या होगा, म्यूएल एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ए पे वेक्टर लगाएंगे। एरिया क्या वेक्टर होता है? हाँ, एरिया वेक्टर होता है, डिपेंड कर रहा है कंडीशन कैसा है। आई तो हमेशा से स्केलर होता है तो स्केलर ही है, तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा बोलो? सीधी बात है, इसका एम्पियर और इसका क्या चीज, मीटर स्क्वायर। एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर इसका म्यूएल वैल्यू आ जाएगा। अब आगे ध्यान देंगे इस पे, ये मान के चलो करंट फ्लो कर रहा है कहीं से आई, और इसका रेडियस है आर। मैं पूछूंगा इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, तुम बोलोगे म्यूएल इज इक्वल टू आई इंटू ए, और ए कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर। क्या इसका डायरेक्शन भी होगा? बोले हाँ, और डायरेक्शन उसका होगा थंब के अकॉर्डिंग। तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, राइट हैंड घुमा दीजिए, थंब किधर जा रहा है, क्रॉस और डॉट, ठीक है, तो ये किधर हो जाएगा बोलो, क्रॉस, सिंपल, बोलो हाँ या ना। तो ये डायरेक्शन वाइज ऐसे करके आया। अब इसी चीज का यूटिलाइजेशन करना है पुराने रिजल्ट में, तो चलो मैं पुराना रिजल्ट में केस 1 मानता हूं। याद करो मैंने एक्सियल पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करवाया, रेडियस आर मान लो और डिस्टेंस क्या मान लो, कुछ एक्स, ठीक है। क्या था रिजल्ट बोलो, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर
अग्री कर रहे हो क्या? आर जहां पे रेडियस था और एक्स क्या था बोलो? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। याद करो ये बी एक्स वैल्यू था, है ना? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर ऑफ 3/2। ये रिजल्ट डिस्कस हो चुका। अगर बी एक्सियल का वैल्यू इतना है तो म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर बाय 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2 सही बात है। एक थोड़ा चेंजेस ले आओ। चेंजेस ये लाओ कि ऊपर भी पाई से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी, ठीक है? ये करंट कैरिंग लूप था, याद करो ये फिगर बना हुआ है आपके पाई और सवर्ट का एप्लीकेशन है। तो पाई आर स्क्वायर एक साथ ले लेंगे क्या? तो क्या आ जाएगा बोलो? म्यू नॉट आई इंटू पाई आर स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर। पाई आर स्क्वायर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर क्या होता है? तो म्यू नॉट आई इंटू एरिया ए लिखेंगे क्या? इंटू 2 पाई क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर आई इंटू ए क्या देता है बोलो? म्यू एल। तो म्यू नॉट इंटू क्या हो जाएगा? एल। बोलो हो जाएगा। इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा? पाई आर आर स्क्वायर प्लस इंटू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर पे पावर। पहले ये समझ में आया नहीं आया? अरे आया ना? दिस इज कॉल्ड एज अ मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है? मैंने वहां पे टर्म क्या लिख दिया बोलो? म्यू एल। क्या लिख दिया बोलो? म्यू एल। आया ना? म्यू नॉट इंटू क्या? म्यू एल 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक रिजल्ट बना। आइए केस 2 समझते हैं इसी का, थोड़ा ध्यान देना। ये चीज निकालना है फॉर रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिवॉल्यूशन ऑफ क्या जल्दी बताइए? अगर एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूमेगा, ठीक है? इलेक्ट्रॉन घूमा, और इलेक्ट्रॉन अगर घूमेगा तो सोच के बताओ, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में एक करंट, कन्वेंशनल करंट आ जाएगा। ऐसा क्यों? भाई इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है, चार्ज का मूवमेंट है, तो इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में एक करंट जनरेट होना चाहिए ना? आया ना? और ये मान के चलो आर रेडियस में घूम रहा है। कौन से रेडियस में घूम रहा है? तो बताओ इसका मैग्नेटिक मोमेंट अगर मुझे निकालना हो तो म्यू एल बराबर हम क्या लिखेंगे बोलो सभी कोई? आई इंटू ए। आई इंटू क्या लिखेंगे? ठीक है? व्हाट इज द ए? ए कितना होगा बोलो? आई इंटू पाई आर स्क्वायर। अग्री कर रहे हो नहीं कर रहे हो? कोई दिक्कत यहाँ से? करंट को क्या लिखा जा सकता है? चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज अपॉन क्या लिख सकते हैं? टाइम। देखना सभी कोई। तो ये लिखा चार्ज मतलब ई, इलेक्ट्रॉन के लिए ई चार्ज होगा। टाइम के लिए क्या लिखेंगे? टी इंटू क्या हो जाएगा? पाई आर। अब टी को क्या लिखेंगे भाई? टी इज अ टाइम पीरियड। टी इज व्हाट? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज गिवन बाय डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस बाय क्या चीज? एंड व्हाट इज द डिस्टेंस? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर बाय वी बोलो हाँ या ना? क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से? 2 पाई आर बाय। तो लिखो यहाँ से। तो क्या हो जाएगा म्यू एल का वैल्यू बोलो? ई बाय क्या लिखेंगे वहां पे? 2 पाई आर बाय वी इंटू कुछ कुछ चीज कॉमन कैंसिल आउट होगा। क्या कैंसिल हो रहा है बोलो? पाई से पाई, एक आर से एक आर कैंसिल, वी ऊपर चला जाएगा क्या? क्या रिजल्ट बन जाएगा बोलो? ई वी आर बाय 2। बनेगा नहीं बनेगा? तो म्यू एल का वैल्यू कितना आ गया बोलो सभी कोई? ई वी आर बाय कितना आ गया बोलो? ई वी आर बाय क्या आ गया बोलो? 2। एंड दिस इज कॉल्ड एज अ मैग्नेटिक मोमेंट फॉरवर्ड। जल्दी बताइए। एंड यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आया है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ व्हाट? जल्दी बताइए। सर्कुलर लूप। इज द कंसेप्ट इज क्लियर?
कोई दिक्कत यहाँ से? अच्छा, कहीं-कहीं इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो मीनिंग सेम है, सिंबल बस अलग किया है। क्या क्लियर है या नहीं है? तो ये किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए या उसके लिए? ठीक है? अब एक बात समझो, पूरा घेरा लगा, ठीक है? ये रिजल्ट को देखना। क्या लिखा है म्यूएल का वैल्यू? बोलो सभी कोई। म्यूएल बराबर ई वी आर बाय क्या चीज? 2 कर दिया। अब अच्छे समझिएगा, अगर मैं m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, ई वी आर बाय 2, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर भी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे भी, कर देंगे क्या? तो फर्दर इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, ई बाय 2 एम ई लिखा, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, एम ई वी आर। बोलो हाँ या ना? कर सकते हैं क्या? एम वी आर क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम। कौन सा मोमेंटम? चैप्टर 2 केमिस्ट्री, क्लास 11 आया था। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से। क्या चीज है बोलो? एल से। जिनको नहीं आता बता देता हूं, एल स्टैंड फॉर, एल इज इक्वल टू क्या होता है? एम ई इंटू वी इंटू आर, ये फॉर्मूला है। और इसको कौन सा मोमेंटम कहते हैं? एंगुलर मोमेंटम। कौन सा मोमेंटम? ये डिस्कशन हुआ था, ओके। तो म्यूएल का एक और वैल्यू आ गया, वो वैल्यू क्या है बोलो सभी कोई? म्यूएल बराबर बोलो क्या हो जाएगा? ई एल बाई क्या हो गया? बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे डिस्कशन करना है। एक तो ये फॉर्मूला हुआ, इसका स्केलर वैल्यू है, ये मूविंग इलेक्ट्रॉन का। लेकिन ये जो वैल्यू आपको नजर आ रहा है, ये इसका वेक्टर वैल्यू है। बट जैसे आप वेक्टोरियल सिंबल लगाओगे यहाँ पे, आपको एक माइनस साइन से यहाँ साइन करना पड़ेगा। कौन सा साइन देना पड़ेगा? माइनस। अब निगेटिव साइन क्यों दे दिए भैया आप? लॉजिक है क्या? निगेटिव साइन क्यों दे दिए? निगेटिव साइन देने के पीछे रीजन है क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन अपोजिट होता है। क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट। एल वेक्टर अगर ऊपर होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट नीचे होगा, मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर होगा तो एल वेक्टर क्या होगा? नीचे। इसलिए साइन में कैसा आ जाता है? माइनस साइन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, ना जाने बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है। ये भी एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट, बट इसका स्केलर फॉर्म है, वो कौन सा फॉर्म? वेक्टर। ठीक है। और कई बार आपको ये जो एक्सियल पॉइंट का रिजल्ट है ना, इसमें आपको आर की जगह मैग्नेटिक मोमेंट का डेटा दे देता है और बोलेगा बी का वैल्यू निकालो। किसका वैल्यू निकालो? बी का। कहीं आपको ऐसे भी नजर आ जाए बी एक्सियल इज इक्वल टू, घबराइएगा नहीं। अगर बी एक्सियल इज इक्वल टू ऐसे आ जाए, म्यू नॉट और म्यू एल की जगह एम लिखा आ जाए, तो वही बातें हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे आप। बस ध्यान रखिएगा इस बात को, ये भी एक्सप्रेशन चलेगा और नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है वो भी चलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी बता रहा हूँ, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आया? आई और ए का प्रोडक्ट होता है मैग्नेटिक मोमेंट, और ये इलेक्ट्रॉन वाला तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे इसमें दो टर्म और आएंगे, एक तो मैग्नेटिक मोमेंट आपने निकाला, आगे चल के बोर मैग्नेटन आता है यहाँ पे। वो बोर मैग्नेटन का मीनिंग क्या है? वो थोड़ा सा बोर्स के सेकेंड पोस्टुलेट से रिलेटेड होगा। तो वो बात की बातें हैं, पहले समझ में आया कैसे करना है। तो वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को कहे तो ये सही है, स्केलर रिप्रेजेंटेशन को कहे तो ये सही है। उसके बाद हम लोग बोर मैग्नेटन के बारे में समझेंगे। समझ में आया? चलिए कॉपी कीजिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। इसको ऐसे कॉपी कर लो, उसके नीचे डेफिनेशन के नीचे डेफिनेशन करवाया ना, और उसके नीचे केस 1 बना लो, केस 2 बना लो। इसके लिए लिख लेना, एट एन एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप। और इसके लिए भैया रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तुम कॉलर नीचे करो तो बटन लगाओ। हाँ नहीं लगाओ लगाओ लगाओ, इंसानों की तरह रहो, चलो जाओ ऊपर। देखो यार ऐसे थोड़ा ना टिकट्स के साथ रहो ना, मोबाइल वोबाइल कहीं चोरी होता है ना, तुम नहीं हो किए हो, सकलेस लेगा चोर इसी को मारने लगेगा, ऐसे रहता है। ऐसे देखता है ना, कभी क्या लगता है यही होगा यही होगा, बोले खराब से क्या मिल जाए। साले विराट कोहली ठहरे हो जो क्रिकेट खेल रहे हो है? जब फील्ड पे जाना कॉलर खड़ा करो, जनरल लाइफ में कॉलर खड़ा किए हुए हो। चलिए हो गया। अर्पित, अंशु पर आ रहा है क्या तुमको? काहे देख रहे हो उसको? तब बैठो। तो हैंकी हटाओ हाथ से। ओए, गाल हटाओ, हैंकी हटाओ। गाल पे मुंह रखता है, क्या बोल रहा हूँ?
देखो वो रखी हुई थी, आयुष या तुम भी रखा हुआ था, हैं? काहे ऐसे करते हो? हैबिट ट्रांसफर हो जाता है। हाँ, तो अच्छा तो है, तुम लिखते हो 3 पेन चेंज करके? बस। लिखने दो, 3 पेन से लिख रहा है ना? हाँ? हमारे अपने-अपने सोच पर है, किसी को 3 पेन इनफ लगता है। इनफ है, 2 पेन इनफ है। कांसेप्ट फिर काहे तुम्हारा इतना लूज़ रहता है? कांसेप्ट क्यों लूज़ रहता है इतना फिर पेपर पे? अगर इनफ है 2 पेन तो समझ में क्यों नहीं आता तुमको कोई चीज़? 3 पेन से लिखो, ज़्यादा समझ में आएगा। लिखा? अभी तक नहीं हुआ। कुछ लोग 2 बार लिखते हैं लगता है। तुम चुगली क्यों कर रहा है भाई? तो राघव, चुगली क्यों कर रहा है? फिर उसी के साथ बैठता है, उसी का चुगली कर रहा है। हैं? ऐसे में भरोसा टूटेगा सबका तेरे से। हाँ? अरे! हाथ हटाओ। गाल पर हाथ नहीं रखना चाहिए। अच्छा हैबिट नहीं है। नेगेटिव पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं। मुँह पे हाथ रखना, माथा पे हाथ रखना। ए, आदमी की तरह बैठो ना। ऐसा लग रहा है कि अभी जाएँगे यहाँ से सब्जी कैसे खरीदेंगे? झींगा लेके घर जाना है। हैं? ज़िम्मेदारियाँ हैं तुम्हारी बहुत सारी। हटाएँ? बोलो। दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ये मैग्नेटिक मोमेंट कौन-सा फॉर्म में? स्केलर। और ये कौन-सा फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर में माइनस साइन आएगा और ये भी। अब थोड़ा मॉडिफिकेशन इसमें। हटाएँ क्या? इच्ची बिल्ला लड़का है लेकिन। वो। हाँ। शक्ल से ही लगता है। एक होता है ना कि बैठ के आप वो जानबूझ के चारों के साथ ग्रुप बना के ही करते रहना। इसका बात उसके पास, उसके पास, उसका बात इसके पास। मतलब ऐसा लगता है उसको देख के, पता नहीं क्या है। पर्सनैलिटी ही ऐसा बना के रखे हो। सर खड़ा कर लेते हो शर्ट खोल के। कहीं-कहीं मोबाइल और चोरी हो जाएगा स्टेशन पे तो भी मारेगा पकड़ के। साला हद सिचुएशन है। आदमी की तरह रहबे नहीं करता है। देखो अक्सर मोबाइल लेके भौंकते रहेगा सड़क पर। तो मोबाइल ले लेगा चलते रहेगा गांधी जी की तरह ऐसे, 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 ऐसे। साला और कई बार इसको देखे हैं। इधर आओ, समझ में आया? म्यू एल इज इक्वल्स टू ई इंटू एल बाई क्या आ जाएगा? 2 एम ई।
तो ये आया मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब मैं इसका वेक्टर सिंबल हटा के इसको केवल ये लिखा है। अब इसमें थोड़ा चेंजेस देखो, इसको थोड़ा एल को इधर ले आइए आप। ई बाई क्या आ जाएगा बोलिए? ई बाई आ जाएगा 2me। एल को अगर ट्रांसफर कर दिया, अब देखो यहाँ पे इस रेशियो को एक स्पेशल नेम दिया गया है। इसका यूज चलेंगे गैल्वेनोमीटर में। इसको गायरोमैग्नेटिक रेशियो कहा जाता है। ये कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ लेता है, क्या कहते हैं इसको? गायरोमैग्नेटिक रेशियो। अब सोचिए कि अगर ये डेटा को राइट साइड अगर देखो बच्चा, तो ये तो फिक्स डेटा है ना। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज फिक्स, बोलो हाँ। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो फिक्स। अब ये रेशियो फिक्स है, तो ये लगभग आपके आ जाता है 8.8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 10 कूलम पर केजी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इसका यूनिट आप देखो, कूलम पर केजी। चार्ज बाय मास, ये स्पेसिफिक रेशियो के रेशियो के बराबर है। कौन से रेशियो के बराबर? स्पेसिफिक रेशियो। और यही टर्म पूछा था कि इनमें से चार क्वांटिटी ऐसा कौन है जो स्पेसिफिक रेशियो के साथ सेम डायमेंशन सर्व करता है, एंड द रेशियो वाज द गायरोमैग्नेटिक रेशियो। देखो कूलम बाय केजी होगा ना, कूलम किसके लिए? चार्ज के लिए। और केजी किसके लिए? मास के लिए। तो ये डेटा भी आप याद रखेंगे तो बेहतर रहेगा आगे चल के गैल्वेनोमीटर में इस रेशियो का इस्तेमाल। और एक जगह डाया पारा फेरोमैग्नेटिक हम लोग जो पढ़ेंगे, वहां पे भी ये रेशियो का इस्तेमाल है। दिस रेशियो इज कॉल्ड एज अ गायरोमैग्नेटिक रेशियो। और अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गायरोमैग्नेटिक रेशियो, तो आप बोलेंगे द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय व्हाट, जल्दी बताइए, एंगुलर मोमेंटम। क्या बताइए? इसको हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट। और इसको क्या कहते हैं बोलो? एंगुलर मोमेंटम। इसका रेशियो ही कहलाता है गायरोमैग्नेटिक रेशियो। और इसका वैल्यू कूलम पर केजी होता है। और कूलम पर केजी केमिस्ट्री के फील्ड के अंदर, स्पेशली केमिस्ट्री में बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो सर्व करता है। और उस टर्म का नाम होता है स्पेसिफिक रेशियो, जहां पे हम चार्ज टू मास का रेशियो निकालते। याद करो, ये रेशियो आपको एक बार आया था वहां पे जब कभी आपने कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, थॉमसन वाला। उस एक्सपेरिमेंट के दौरान आपको एक रेशियो निकल के आता है, और वो रेशियो भी स्पेसिफिक रेशियो कहलाता है। इस कारण से ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद एक चीज और समझिए। समझ में आया? ये रिजल्ट याद रखिएगा, ऑप्शनल क्वेश्चन और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा मैं एक्स्ट्रा करके बताता हूँ, बट एनसीईआरटी के डीप लाइंस में लिखा हुआ है। और जाके अगर आप पढ़ेंगे डिटेल से, एनसीईआरटी वैसे मैं रिकमेंड ही नहीं करता ज्यादातर लोगों को, बट एनसीईआरटी के डीप लाइंस में एक एक चीज मेंशन किया गया है सब, ये छोड़ के नहीं जाना है। दूसरी बात है, ए केस बी मान लेता हूँ। अगर आपने म्यूएल इज इक्वल टू क्या लिखा बोलिए? ईएल बाई 2me लिखा ना यहाँ पे, वही फॉर्मूला। एल आपका एंगुलर मोमेंटम है। एल अगर एंगुलर मोमेंटम है तो एल एंगुलर मोमेंटम आपका केस सबसे पहले कहां डिस्कस हुआ है? बोर्स के सेकंड पोस्टुलेट्स के अंदर। और बोर का सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है कि किसी भी एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल एच अपॉन 2 पाई होता है, एन एच बाई 2 पाई होता है ना। तो फॉर्मूला क्या कहता है बोर्स का सेकंड पोस्टुलेट? बोर्स सेकंड पोस्टुलेट क्या था? पोस्टुलेट्स होते हैं कि उसके स्टेटमेंट्स थे जो बाद में जाके थोड़े करेक्ट हुए, गलतियां थी, सही भी था। मतलब 80 टू 90% बात सही था, फिर गलत भी हुआ था कुछ। तो एम बी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। और एम बी आर को ही हम एल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एक्चुअली एल का वैल्यू किसके बराबर है? एन एच बाई 2 पाई के बराबर। जब ये डेटा इस वाले फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट किया गया, मैं एकदम क्लियर क्रिस्टल डिफरेंस बता रहा हूँ। कुछ लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं इस चीज को लेके, और एग्जामिनेशन में दसों बार ये चीज पूछा है। और कुछ और कुछ लोग अपना दिमाग लगा के कुछ भी बना के रखे हैं इसको। एल इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई है। आप इस एल का वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे आप, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा बोलिए? म्यू एल इज इक्वल टू, बोलो सभी कोई, क्या हो जाएगा बोलो? ई बाई 2me। और एल की जगह क्या लिखेंगे बोलिए आप? एन एच बाई 2। एन एच बाई क्या लिखेंगे? 2 पाई। अब बोर मैग्नेटन, बोर के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं। बोर ने केवल सेल इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 1 पे चर्चा कर रहा है।
एक इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए देखो तो उसका लिमिटेशन भी है, याद रखो एटॉमिक मॉडल वाज एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मतलब एक इलेक्ट्रॉन को हेल्ड करेगा और चीज एक इलेक्ट्रॉन को अपने साथ रखता है, उसके पास तो एक सेल होना चाहिए, पहले सेल में ही पहला इलेक्ट्रॉन आएगा, धन का वैल्यू आप ऑब्वियस कितना रखना पड़े, तो क्या वैल्यू बन जाएगा बोलो, म्यूएल बराबर ई, बोलो बोलो, बाय 2 2 जा 4 पाई एम ई, क्या हो जाएगा ई एच बाय 4 पाई एम, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ मैग्नेटिक मोमेंट फॉर द इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट सेल। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कौन सा सेल जल्दी बताइए, फर्स्ट सेल। और इस reaction का एक स्पेशल नेम दिया गया है और इसे कहते हैं बोर्स मैग्नेटन। क्या कहते हैं बोलो, बोर्स मैग्नेट। कई बार एग्जामिनेशन में ये टर्म, क्या नाम होता है बोलो, बोर्स मैग्नेटन। यहाँ पे दो चीजें आएंगी स्पेशली, अभी तक मैं तुमको रिकमेंड नहीं करता था कभी, बट बोलेंगे इसको याद रखो आप दिमाग में, ठीक ना। मैग्नेटन कहते हैं, एंड द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज अ गायरोमैग्नेटिक रेशियो। गायरोमैग्नेटिक रेशियो इज द रेशियो ऑफ म्यू एल बाय एल। एंड इसमें जब आप सेकेंड पोस्टुलेट को एक डेटा निकल के आता, आप बताना फिर से, जो ई एच बाय 4 पाई एम ई है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, वेरिएबल वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है सबका सब। एच भी फिक्स होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, याद करो यार। पाई भी फिक्स है, एम ई भी क्या है, फिक्स है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जब इन सबको कैलकुलेट करके एक डेटा आप कैलकुलेट करेंगे तो म्यू एल बराबर आपको आ जाएगा 9.24 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9.27 इंटू 10 टू पावर ऑफ -20, शायद 9.27 एम्पियर मीटर स्क्वायर। एम्पियर कितना जल्दी बताइए, मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर पहले यूनिट बता दिया था, ठीक है। ये डेटा याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये डेटा एडवांस जेईई में पूछा हुआ है एज इट इज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बोर मैग्नेटन फॉर एन इलेक्ट्रॉन, द वैल्यू इज 9.27 इन 10 टू पावर ऑफ -20। यही डेटा आपके एम्स एग्जामिनेशन में भी डाला था जब एम्स सेपरेट होता था, नीट के साथ इंक्लूडेड नहीं था, ठीक है। तो वहां भी ये डेटा एज इट इज पूछ लिया था। और सुन लीजिए ये, अच्छा थोड़ा डिटेल समझो, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रॉन चल रहा है, रिवॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे मोमेंट, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन का अपना एक और मोमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन जितने प्रकार का मोशन शो करेगा उतना वो मोमेंटम लेके आएगा अपने साथ। तो एक तो उसके घूमने के कारण होता है, रिवॉल्यूशन के कारण, वो निकाल रहे हो तुम। बट एक डेटा और होता है, उसको कहते हैं इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम। इंट्रिंसिक मतलब जो इलेक्ट्रॉन का खुद का होता है, इलेक्ट्रॉन के खुद का होता है मतलब क्या, रिवॉल्यूशन किसी और का होता है क्या, अरे रिवॉल्यूशन सारे इलेक्ट्रॉन करते हैं, ठीक है। बट अपना एक स्पेसिफिकेशन है ना, ऐसा मान के चलो एक मैराथन रेस में सब कोई दौड़ रहे हैं, बट तुमने एक स्पेशल प्रकार की एनर्जी ड्रिंक रखी है अपने लिए पॉकेट में, वो तो सबके पास नहीं होगा ना। तो ये तुम्हारा इंट्रिंसिक बिहेवियर है कि तुम ऐसा करते हो। तो इलेक्ट्रॉन का अपना एक स्पेसिफिक रोटेशन होता है, तो कहते हैं इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम, और उसको एक्चुअली कहा जाता है केमिस्ट्री की लैंग्वेज में स्पिन एंगुलर मोमेंटम। याद रखिए, वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम का चर्चा आपको क्वांटम नंबर सीरीज में हुआ था, उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट ये वैल्यू याद रखिए, ठीक है। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम का डेटा भी सेम होता है इलेक्ट्रॉन का, ये सब रोटेशन ऑफ, याद रखिएगा। एंगुलर मोमेंटम मतलब मैग्नेटिक मोमेंट से दो डेटा निकल के आता है, एक तो पहली बार गैरोमैग्नेटिक रेशियो और दूसरा बोर्स मैग्नेटन, याद रहेगा सभी को। चलिए कर लीजिए कॉपी, ए बी बना के लिख लो, ए बी बना के लिख लो। अब मात्र एक टॉपिक बचा है जो कि अच्छा खासा बड़ा टॉपिक है, में है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और मोशन ऑफ कॉइल। ये चैप्टर देखो मुझे लगा तो थोड़ा तेजी में कर देंगे, लेकिन नहीं लगा, टाइम देना पड़ेगा क्योंकि फिर भूल जाओगे आप कंसेप्ट। गैल्वेनोमीटर ही जैसे आपका, तो पूरा पूरा स्पेसिफिक डायग्राम आता है, पूरे डेरिवेशंस आते हैं, तो मुझे डिटेल से सब कुछ बताना पड़ेगा। वैसे काम नहीं, फिर से ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अर्थ मैग्नेटिज्म इज द छोटा चैप्टर, उसके बाद सारे चैप्टर बहुत स्मॉल स्मॉल रहते हैं, बट करेंगे। चलो ये सारा कुछ रिवाइज कीजिएगा, जितनी थियोरेटिकल चीजें हैं। कल आपका इंजाइम्स हो जाएगा, कल बायोमोलिक्यूल्स का एनसीईआरटी डिस्कस कर लेंगे पूरा, ठीक है। कल हम समापन दे देंगे, खत्म हो जाएगा बायोमोलिक्यूल, और फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना फिजिकल केमिस्ट्री, ओके। तो कल लास्ट डे है बायोमोलिक्यूल का, प्लीज इन केस अगर कोई रिक्वायरमेंट ना हो तो एब्सेंट ना करें, अगर एग्जाम वगैरह है तो जाएं, रिकॉर्ड तो होगा ही सेशन।